जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं जुलाई 2024 के न्यूज़पेपर में जो खबरें सुर्खियों में रहे हैं उनको। अगर आप विगत वर्ष या इस वर्ष के जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे आप तैयारी ही क्यों नहीं हो, उसको भी देख लें, तो आप एक चीज़ उसमें देखेंगे कि अब जो है वन लाइनर से केवल काम नहीं चलने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि केवल हॉरिजॉन्टल से काम नहीं चलना है, जो हमें खबर है उसके वर्टिकल में भी उतरना पड़ेगा, यानी उसकी गहराई में जाके कुछ कुछ तथ्य जो है देखने पड़ेंगे। तो हमारी एक प्रयास है कि पूरे जो है इस वर्ष जो न्यूज़पेपर में सुर्खियों में खबर रहे हैं उनको कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया जाए। फिलहाल जो इस कंटेंट में हमने कलेक्ट किया है वो है जुलाई 2024 के खबर। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप अंत तक बने रहें और जो है इस सफ़र में अपना आनंद लीजिए। बेशक जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। खैर, अगर मान लीजिए कि आप अभी रुचि रखते हैं तो हम आपसे एक ही उम्मीद करेंगे कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। वरना आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको एक बार मैं फिर शुक्रिया बोलना चाहूँगा। तो चलिए अपना सफ़र हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक खबर काफ़ी चर्चा में आया। ये 3 नए जो है आपराधिक कानून भारत में लागू कर दिए गए हैं। कुछ कानून थे जो कि हमारे औपनिवेशिक काल से चलते आ रहे थे। औपनिवेशिक काल क्या है? यानी एक देश किसी दूसरे देश पे जो है अपना दबदबा में उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन करना चाहता है। तो जो ब्रिटिश कालीन जो कानून थे, वे कानून कैसे थे? यानी वो हम लोगों को दबाने के लिए समय समय पे कानून फॉर्मेट किए गए थे। अभी जो गवर्नमेंट कानून लेके आई है, उन कानूनों में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ जोड़ा गया है और बदलते वक्त के साथ बहुत सारे नए अपराध भी आ गए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें काफ़ी संशोधन भी किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वे कौन कौन से जो है आपराधिक कानून हैं जिन्हें चेंज किया गया है। तो एक तो है कि मतलब नए जो आपराधिक कानून हैं वो कब से लागू किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2024 से ये आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो नए आपराधिक कानून के क्या क्या नाम दिए गए हैं उनको एक बार आप देख लीजिए कि उसमें एक कानून है भारतीय न्याय संहिता। याद रखिएगा कि पहले वाला जो कानून था उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था, लेकिन अभी जो कानून बनाए गए हैं, जो हिंदी नाम है उसका हूबहू इंग्लिश नाम लिखा जाएगा। यानी इंग्लिश में भी अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखिएगा भारतीय न्याय संहिता और उसका ही जो है शॉर्ट नेम है बीएनएस। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसी प्रकार है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो पुराने कानून हैं उसमें था भारतीय दंड संहिता और मान लीजिए इंग्लिश में इसी को बोला जाता था आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। तो पहले के जो कानून थे उन्हें हिंदी और इंग्लिश में नाम में ट्रांसलेट कर लिया जाता था, लेकिन अभी जो है अभी ऐसा नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी है कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, तो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता। एक चीज़ अच्छी बात है कि पहले जो है हमें दंडित करने की बात की जा रही है और अब जो है न्याय देने की बात की जा रही है। उसी तरह है दंड प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी, उसको जो है बदल दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको जो है उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है संशोधन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो है आज से 163 यानी लगभग क्या मतलब 1860 में लागू किया गया था। तब से अभी तक जो है देखिएगा कंटिन्यूअसली रन कर रहा था हमारे देश में। अब जो है उसको बदल दिया गया है। पहले उसमें क्या था कि 551 खंड थे, लेकिन अभी जो है जो बीएनएस आया है उसमें 358 ही खंड हैं अभी नए वाले में। अभी क्या है कि अभी जो बीएनएस आया है उसमें नए जो है 21 अपराध जोड़े गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, उस समय उतना अपराध होगा भी नहीं। उस समय के लोगों ने साइबर क्राइम के बारे में सोचा भी नहीं होगा। बहुत ऐसे जो है नए नए अपराध के तरीके आ गए हैं जिन्हें जो है कानून में शामिल किया गया है। वहीं 41 अपराधों की जो है लिस्ट में सज़ा बढ़ा दी गई है। 41 ऐसे अपराध हैं जिनमें सज़ा की अवधि बढ़ा दी गई है और 25 ऐसे अपराध हैं जिसमें जो है न्यूनतम सज़ा कितनी होगी उसको डिफाइंड किया गया है। और 19 धाराएं जो हैं पिछले वाले कानून में आईपीसी में उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी उसकी आवश्यकता अब हमारे समाज को नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है कि पहले वाले में जो था 511 धारा था, जबकि अभी जो है 358 ही है। नए अपराध 21 जोड़े गए हैं, 41 अपराधों में सज़ा बढ़ा दी गई है, 25 अपराध ऐसे हैं जिसमें न्यूनतम सज़ा कितनी होगी उसको डिफाइंड किया गया है और 19 धाराएं जो पिछले वाले कानून की हैं उसे निरस्त कर दिया गया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है।
एक चीज़ सामने खुल के आ रही है दोस्तों कि जो बीएनएस है उसमें फिर जल्द संशोधन किया जाएगा, ऐसा बताया गया है, क्योंकि उसमें एक चीज़ मिस हो गई है, या बोले तो एक चीज़ जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि पुरुषों और जो ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के विरुद्ध जो है जो लैंगिक अपराध हो रहे हैं वैसे धारा जो है कोई शामिल नहीं है। यानी जो नए बीएनएस है उसमें एक कमी भी है कि पुरुषों के खिलाफ अगर मान लीजिए कोई अपराध हो जाते हैं तो उसके संबंधित कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। तो ये आवश्यकता पड़ सकती है कि उसमें जल्द संशोधन करके पुरुषों के खिलाफ भी तो अपराध हो सकते हैं, उन्हें ऐड किया जाए। एक नई चीज़ जो है इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग सिस्टम। इसके माध्यम से जो है आप एफआईआर जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में और किसी भी भाषा में करा सकते हैं, या एफआईआर करा सकते हैं और जीरो एफआईआर दर्ज करा, जीरो एफआईआर मतलब कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन जाएँ। तो एक ये जो है बेनिफिट हुआ है इसमें कि जो लोग सक्षम नहीं हैं वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या मान लीजिए कि आप कहीं दूसरी जगह हैं, अगर आपको किसी और जगह की घटना है अगर एफआईआर दर्ज कराना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्षेत्र में ही जाके एफआईआर दर्ज कराएं। आप जहां हैं, अगर मान लीजिए घटना किसी दूसरे ही स्थान की क्यों नहीं हो, आप वहां पे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो एक ये बदलाव की गई है। पहले क्या था कि जिस क्षेत्र में घटना घटित होती थी वहाँ पर ही एफआईआर दर्ज कराना होता था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि अभी आप लोगों ने केरल की घटना सुना होगा कि एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हमें जो है जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं उनको अलग करके एक देश बना लेना चाहिए। यानी इट मीन्स इसको ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं भारत की अखंडता या देश विरोधी तत्व हैं जो कि मतलब देश की तोड़ने की तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था जो पिछले कानून थे कि उसमें अगर मान लीजिए अगर अखंडता पे कोई चोट करता है, संप्रभुता पे कोई चोट करता है तो इससे क्या सज़ा होगी। लेकिन नए वाले कानून हैं इसमें काफ़ी सख्ती बरता गया है और इसे जो है आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा में किसी प्रकार का बाधा बनता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसके तहत मान लीजिए उस पर सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। तो पहले वाले कानून में हमें ये देखने को नहीं मिलता था। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता था राष्ट्र के बारे में, एकता अखंडता के बारे में कुछ भी कमेंट कर देता था। तो एक चीज़ इसमें ये सुधार की गई है, तो आपको ये भी कंसीडर करना है। इस कानून में कुछ चीज़ और मान लीजिए परिवर्तन जैसे किए गए हैं कि अगर मान लीजिए जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर अगर मॉब लिंचिंग होता है, यानी भीड़ द्वारा 5 या 5 से अधिक लोगों द्वारा किसी को पीट-पीट के मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो पहले भीड़ के द्वारा अगर ऐसे कुकृत्य किए जाते थे तो उसमें न्यायालय जो है स्वतः अपना अगर कुछ दे स्टेटमेंट तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे जो है वो लोग वैसे के वैसे ही रह जाते थे। उन पे कोई विशेष जो है हार्मफुल एक्टिविटी नहीं होती थी या कोई विशेष सज़ा वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि मॉब लिंचिंग का केस आता है तो इसमें जो है मृत्युदंड भी दी जा सकती है और आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। एक चीज़ और है कि जब तक आप मान लीजिए कि न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होइएगा तब तक जो है आपका मुकदमा जो है नहीं चला जाता था। अगर मान लीजिए कोई भाग गया देश छोड़ के, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, तो ऐसे ही न्यायालय में केस उनकी पेंडिंग रह जाती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नहीं भी है तभी भी जो है उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और जो सज़ा का प्रावधान होगा वो सज़ा मतलब उनको दी जाएगी। जिस दिन मान लीजिए वो हिरासत में आएंगे वो सज़ा उन पर कायम होगी, उन पर लागू की जाएगी। लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी जो है उनकी सज़ा सुनाई जाएगी और कोर्ट उसकी कार्रवाई करेगा, यानी केस पेंडिंग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ सुधार किए गए हैं। अगला जो कानून है, अगला जो नियम कानून चेंज किया गया है, नया संहिता जो लाया गया है सीआरपीसी की जगह पे, नए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आया गया है बीएनएसएस, ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 का स्थान लेगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेट जो है कि ये संहिता कब का था, ये जो है कानून कब के थे, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी द्वारा, तो उसमें पूछा भी गया था कि जैसे कि मान लीजिए इजराइल का अभी जो है नरसंहार पे जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मतलब बयान आया था वो जो है जेनोसाइड कन्वेंशन का था। तो उसमें ये भी था कि किस ईयर का था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए दंड प्रक्रिया संहिता कब की है, तो 1973 की है। इसमें जो है जो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आए हैं उसमें 531 धाराएं हैं
और इसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जुर्माने लगाने की शक्ति बढ़ा दी गई है। पहले एक निश्चित जुर्माना मजिस्ट्रेट लगा सकता था, अब जो है उसको कुछ पावर इम्प्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है अपराध में जो आय अर्जित किए गए हैं या जो जब्त किए गए हैं या जो कुर्की की गई है, इन सारी प्रक्रियाओं को भी शामिल कर लिया गया है। 3 से 7 वर्ष की जो सज़ा होंगे लोगों को, और वो प्रारंभिक अगर मान लीजिए कि अगर कोई सज़ा है तो उसमें कुछ जांच होंगी, कुछ मेडिकल टेस्ट भी कराए जाएंगे, और ऐसे जो है अपराध का जांच जो है डीएसपी करेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो जांच की लेवल है थोड़ी ऊंची कर दी गई है, ताकि लोगों को अच्छे से न्याय मिल सके। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे अपने देश में देखे होंगे, चाहे अपने आस पड़ोस में देखे होंगे, कि फर्जी केस में जो है लोगों को फंसा दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि एक बार अगर सज़ा हो गई तो व्यक्ति अब जो है सज़ा काट रहा है, भले केस क्यों ना फर्जी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बार जो है डीएसपी लेवल का कोई अधिकारी जो है उसकी जाँच करेगा, अगर मान लीजिए सज़ा 3 से लेकर 7 साल की हुई हो तब। इसके साथ ही मान लीजिए कुछ पुलिस और में भी वृद्धि किया गया है कि शुरुआती जो है 40 से 60 दिन के भीतर जो है 15 दिन का जो है पुलिस रिमांड दिया जा सकेगा। यानी किसी व्यक्ति को 15 दिन तक जो है पुलिस के हवाले किया जा सकता है। कारण ये बताया गया है कि मतलब व्यक्ति को इसलिए पुलिस के हवाले सौंपा जाएगा क्योंकि पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाए, जितना से जितना हो सके साक्ष्य जुटा पाए। हालांकि इसका मिसयूज भी हो सकता है, अब वो अलग बात है, क्या होगा। हालांकि ये जो अभी पुलिस रिमांड की बात है वो एनएचआरसी यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके प्रावधानों के विरुद्ध है, उच्चतम न्यायालय के फैसलों के भी विरुद्ध हो सकता है। गिरफ्तारी के दौरान जो है हथकड़ी का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। पहले क्या था कि पुलिस जो है हथकड़ी नहीं भी लगाती थी, तो ऐसा नहीं है। अभी जो है हथकड़ी लगाने की भी अनुमति पुलिस को है। व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस चाहे तो उसको हथकड़ी में गिरफ्तार करके ले जा सकती है। अब एक जो कानून है इसमें संशोधन किया गया है। एक्चुअली इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1872 का ही है, उसके स्थान पर लाया गया है। इसमें जो है 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई है, इसको याद रखिएगा। 2 नया धारा इसमें जोड़ दिया गया है और 6 जो है उपधारा जोड़ दिया गया है। इसमें संशोधन किए गए हैं विशेष रूप से। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उन्हें मान्यता दे दी गई है कि कोर्ट के समक्ष उसको आप पेश कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी घटना स्थल का या किसी घटना का आपके पास वीडियो साक्ष्य है, ऑडियो साक्ष्य है, तो न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि ऐसा मतलब घटना घटित हुआ है और वो चाहता है कि न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर दें, तो उस ऑडियो वीडियो को जो है न्यायालय साक्ष्य मान लेगी। तो इस प्रकार के इसमें जो है कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं। एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि मान लीजिए कहीं भी तलाशी और जब्ती की जा रही है पुलिस द्वारा, तो उस दौरान जो है वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कहीं भी अगर मान लीजिए पुलिस कुर्की जब्ती कर रही हो या मतलब किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कर रही हो, तो वहाँ पे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे रिकॉर्डिंग के बिना जो है कोई भी आरोप जो है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यानी जब तक आप रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं रख रहे हैं कि मैंने इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या किया, आप कोई भी साक्ष्य लेके आएंगे उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और मान लीजिए उसे कारावास होता है और कारावास का जो है 1/3 सज़ा वो पूरा कर लेता है, तो न्यायालय उससे जमानत पे रिहा कर सकता है। तो इस प्रकार के भी कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। तो ये हमारा तीनों कानून रहा और हमने एक एक करके सबको समझा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे जो है नियम कानून इस साल जो है बदलाव किए गए हैं, हम लोग सबको देखेंगे। फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई मंथ का जो है उसको कवर करें। धीरे धीरे क्या होगा कि करते करते हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, साथ में बने रहने के लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। और आप नए हैं तो हमारी भी जिज्ञासा उम्मीदें इतना रहती है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।